खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस बात का जिक्र हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर रोहित विश्वकर्मा ने अब से थोड़ी देर पहले की थी। उन्होंने कहा था कि एनसीपी 2 धड़ों में बंट सकती है, ये तस्वीर साफ होगी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है, अजीत पवार के साथ 22 विधायक हैं एनसीपी से अलग होकर, वो यहां पर सरकार में शामिल हुए हैं। अजीत पवार जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, बीजेपी का समर्थन यहां पर करते हुए सरकार यहां पर बनाई गई है महाराष्ट्र में एनसीपी के ओर से। लेकिन जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो यही कि जो 22 विधायक है वो अजीत पवार के साथ है। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अब ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एनसीपी से अलग होकर अजीत पवार सरकार में शामिल हुए हैं 22 विधायकों के साथ। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर बिल्कुल आ रही है। रोहित जी बता रहे थे, इस खबर को एकदम मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर विश्वास करना बड़ा अभी तुरंत मुश्किल हो रहा है कि जिस तरीके से खबर बिल्कुल आ रही है कि सूत्रों द्वारा कि अजीत पवार ने कहीं न कहीं एनसीपी को तोड़ा है और एनसीपी को में चेंज लगाई है और उन्होंने अपनी सत्ता के लिए, और उन्हें लग रहा था कि अगर बीजेपी कांग्रेस और एनसीपी के साथ और दूसरा सरकार बनेगी तो सही नहीं होगा। लेकिन एक बात ये बता दूं कि अजीत पवार को बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन बन रहा था, उसमें भी उनको डीसीएम की पोस्ट मिल रही है। अभिषेक, रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपको। बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। कहा यह जा रहा है कि शरद पवार को तमाम चीजों की जानकारी थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है, तो संज्ञान में था उनके कि ऐसा कुछ होने वाला। अब ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शरद पवार को संज्ञान में लेते हुए ये फैसला लिया गया है सूत्रों के हवाले से। ये एक और अहम बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि क्या एनसीपी 2 धड़ों में तो नहीं बंट गई है। कहा अब ये, क्योंकि खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि अजीत पवार के साथ 22 विधायक हैं, और अब ये भी अभिषेक, अब ये भी खबर है कि संज्ञान में लेकर शरद पवार को ये तमाम फैसले हुए हैं, जानकारी है उनको। अभिषेक, आपको मैं शुरू से आपको वही बता रहा हूं कि जरा सा भी इसे मुद्दे है, जैसे कि जो 54 विधायक चुनकर एनसीपी के आए हैं वह सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की वजह से आए हैं, ना कि अजीत पवार की वजह से। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके तमाम पार्टी टूट चुकी थी एनसीपी, वह कई लोग शिवसेना में गए, कई लोग बीजेपी में गए, और उस वैसे में पूरी तरीके से लग रहा था कि एनसीपी के 8-10 विधायक महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। और जिसे तूफानी दौरा महाराष्ट्र में शरद पवार ने किया, बीच बीच कर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उन्होंने साफ साफ कहा अभी मैं जवान हूँ। कई जगहों पर उन्होंने भले ही मजाक में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। इससे साफ है कि अजीत पवार के नहीं बल्कि शरद पवार के लिए सभी विधायक कुछ भी कर सकते हैं। और यह जैसा कि लगातार बता रहा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पूरी की पूरी जो शतरंज की बिसात थी वो शरद पवार ने बिछाई थी। और शरद पवार के क्योंकि भतीजे हैं अजीत पवार, और भले ही पारिवारिक कुछ डिस्प्यूट रहे, कुछ मतभेद रहे, लेकिन इस तरीके से पूरी पार्टी तोड़कर अजीत पवार की, मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत अभी फिलहाल तो नहीं होगी कि पूरी पार्टी तोड़कर शरद पवार के खिलाफ जाए, क्योंकि वही शरद पवार है जिनकी उंगली पकड़कर अजीत पवार आगे बढ़े हैं। तो यह जरूर है कि शरद पवार ही इसके पूरे सूत्रधार है, शरद पवार ही इसके पूरे चाणक्य हैं, जिनकी पूरी राजनीति की बिसात पर शिवसेना फंस चुकी थी और शिवसेना फंस गई है। शिवसेना कहीं की नहीं रही, सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का हुआ है। अब शिवसेना के सबसे है कि यह बड़ी मुश्किल है कि शिवसेना के विधायक भी टूटने कगार पर। बिल्कुल, यही मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी अभिषेक यहाँ पर कि क्या अब शिवसेना के जो विधायक हैं, अब शिवसेना को उनके लिए भी खतरा मंडराने लगेगा क्या? बिल्कुल, देखिए ये शिवसेना के अभी भी बता दूं आपको, लगातार जो हम खबर भी दिखा रहे थे, करीबन 35 से 40 विधायक जो हैं वह संपर्क में बीजेपी के शुरू से थे कि बीजेपी के साथ सरकार बना ले जाए। लेकिन बीजेपी इसलिए अपनी उस ऑपरेशन जो बी था, उनका प्लान बी था, उसको अमल में नहीं लाना चाहती थी। कारण साफ है कि वो उन्हें लगता कि शिवसेना के विधायकों को ही छोड़ा और कहीं कहीं मैसेज अलग जाता, इसलिए उन्होंने शिवसेना से हाथ मिलाने की बजाय अब एनसीपी से हाथ मिलाना बेहतर समझा। और एनसीपी 2014 में उन्हें साथ दे भी चुकी है। और शरद पवार ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि वह उनकी चूंकि मोदी से भी अच्छे संबंध है, आपने देखा मोदी से मुलाकात भी करते हैं संसद में जाकर, और उसके बाद मोदी जी तारीफ भी करते हैं। तो कहीं न कहीं शरद पवार की रणनीति क्या होती है यह सच में समझ पाना हर किसी के बस की मुश्किल की बात है। और यही वजह है कि आज शरद पवार ने वह करिश्मा कर दिखाया कि जिस तरीके से शायद जरूर इस बात की संभावना बिल्कुल थी, इसमें इंकार नहीं कर सकती कि उम्मीद नहीं थी, संभावना बिल्कुल थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब तक महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का शपथ न ले ले तब तक ये नहीं कह सकते कि शरद पवार ने उसे समर्थन किया है। और यही वजह थी कि कल जब मीटिंग के बाद ये साफ हो गया था कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है।
लेकिन इतनी जल्दी समय बदलेगा। एक बात नहीं बताता हूँ आपको कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उनको 3 दिन को दिल्ली के लिए जाना था और वहां पर जहां पूरे देश के राज्यपालों की मीटिंग थी कल, लेकिन वो मीटिंग अपना रद्द करते हैं, दिल्ली नहीं जाते हैं, वो मुंबई में ही रुक जाते हैं। तो यह इससे साफ करके जा रहा था कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बीजेपी और एनसीपी साथ आ जाएगी, इसकी जल्दी रातों रात सब मामला चेंज हो जाएगा, ये इसकी संभावना कुछ हद तक अधिक थी, लेकिन आज होगा यह संभावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये साफ है कि शरद पवार ने बड़ा गेम किया है, सबसे बड़ा है कि सबसे बिल्कुल ये बनत तो शायद अभिषेक किसी को नहीं रही होगी कि बीजेपी इस तरह एनसीपी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर देगी। जो तमाम जानकारी आपकी ओर से यहाँ पर हमें दी जा रही है कि भगत सिंह कोश्यारी कैसे वहीं पर ठहर गए, उसके बाद कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि सुबह 8 बजे के बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। जिस फायदे का जिक्र आप कर रहे हैं अभिषेक, एनसीपी को अब अगर हम केंद्र की बात करते हैं, केंद्र सरकार में भी पद दिए जाने की बात यहां पर। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि शिवसेना को एक मंत्री पद दिया गया था पहले से, उनकी जो सहयोगी चल रही है, और चूंकि अब एनसीपी भी चूंकि महाराष्ट्र सरकार बना रही है, तो उन्हें जो जानकारी मुझे मिल रही है 2 से 3 मंत्रालय दे सकती है बीजेपी केंद्र सरकार में। और यह साफ है कि सुप्रिया सुले एक बार महाराष्ट्र, एक बार वहां पे केंद्र सरकार में मंत्री बनेगी, जो जानकारी जारी सी बात है, सुप्रिया सुले एक बड़ा नाम है। दूसरा है कि सुनील तटकरे मंत्री बन सकते हैं, जो कि बहुत खासम खास है शरद पवार के, और कुछ नाम और है, प्रफुल्ल पटेल नाम का जा सकता है राज्यसभा के हिसाब से। तो यह साफ है कि 2-3 मंत्री जो हैं और दिल्ली में केंद्र सरकार में एनसीपी तरफ से मंत्री दिया जाएगा, भले ही शिवसेना को एक मंत्री था, लेकिन अभिषेक आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपसे फिर से बातचीत करूंगी। अभी एक बार अपने दर्शकों को जरा हम सुनवा देते हैं शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने क्या कुछ कहा। तैयारी फिलहाल है। देखिए ऐसा है कि अभी तो राज्यपाल जी हमारा शपथ हुआ है, हमको लेटर देकर, पत्र देकर कितने दिनों में हमने बहुमत साबित करना है इसके बारे में हमको चिट्ठी मिलेगी। उसके आधार पर हम निश्चित रूप से अपना बहुमत हमारे फ्लोर टेस्ट में साबित कर पाएंगे। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है तो उसको भी उचित समय किया जाएगा। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ। अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है। तो सरकार का गठन यहां पर हो गया है। एक स्थिर सरकार की बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक बार फिर से कही गई है, क्योंकि जो आंकड़ा है यहां पर वो बहुमत को छू गया है। एनसीपी और बीजेपी जब साथ मिलकर आए हैं, अब सरकार का यहां पर गठन होगा। जिस तरह देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि बहुमत कब साबित करना होगा, कितने दिनों का समय, ये तमाम चीजें जो है उनकी जानकारी यहां पर जरूर दी जाएगी। और बड़ी तस्वीर, बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसकी तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब से 45 से 50 मिनट पहले यह तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब एकाएक शपथ ग्रहण समारोह यहां पर शुरू हो गया था। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वहां पर मौजूद रहे थे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर अजीत पवार ने ली। अब इसके बाद एक के बाद एक जो अटकलों का बाजार है वो भी गर्म है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि एनसीपी को लेकर अब यह खबर आ रही है कि जो तमाम ये फैसला यहां पर लिया गया है, जो शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हुआ है, शरद पवार को इस बात की पूरी जानकारी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि 22 विधायक ऐसे हैं जो अजीत पवार के साथ गए हैं और 2 धड़ों में कहीं ना कहीं एनसीपी बटी नजर आती है। हालांकि कुछ ही वक्त में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, एक एक कर तस्वीर निकलकर सामने आएगी, फायदा नुकसान सब कुछ अब समझ में आ रहा होगा। यहां पर शिवसेना को भी जो इतने दिनों से यहां पर स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है, जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसका एक नया चेहरा हमने आज देखा है। आप देखिए, कल रात तक तस्वीर कुछ और थी और रात भर में राजनीति का, महाराष्ट्र की राजनीति का ये चेहरा बदल गया। 4 तस्वीरें, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस।
डिप्टी सीएम की शपथ अजीत पवार ने ली है। और उद्धव ठाकरे, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की मुस्कान थी अलग। प्रीति सोमपुरा हमारी सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, उन्हीं का रुख यहां पर कर लेते हैं। प्रीति, सब कुछ बदल गया है यहां पर रातों रात। बीजेपी ने, एनसीपी ने मिलकर सरकार गठन कर दिया है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक यूटर्न आया और फिर से एक बार जो है भारतीय राजनीति के जो है चाणक्य बने हैं शरद पवार। शरद पवार ने ऐसा गेम खेला कि अक्सर वो ये दिखाते रहे कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार जो है महाराष्ट्र में बन रही है। लेकिन शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, 50 मिनट तक ये मीटिंग हुई थी और उसी में सब कुछ तय कर दिया गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी गठबंधन की सरकार बनेगी और आज ठीक वैसा ही हुआ। सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम के तौर पे और अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम पोस्ट पे शपथ विधि ले ली और इसमें जो है पूरा खेल जो है वो उद्धव ठाकरे को समझ ही नहीं आया। प्रीति सोमपुरा, ये तो साफ हो ही गया था। कल की जो तस्वीरें हमने उद्धव ठाकरे की देखी थी, कहीं दूर दूर तक उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आज उनको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जाहिर तौर पर ये तो स्पष्ट हो ही गया था, लेकिन अभी खबरें निकलकर अलग अलग सामने आ रही हैं। अलग से हम आपसे चर्चा उस पर करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एनसीपी के जो 22 विधायक है वो उनके साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अभी समझ में आ रहा है? देखिए, अभी तो इसका जो चित्र है स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या जो ये पूरा गेम हुआ है उसमें शरद पवार की सहमति थी या अजीत पवार ने खुद जाकर पार्टी तोड़कर शपथ विधि ली है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस वक्त मैं शरद पवार के घर पे उस टिम्बर रॉक पे और यहाँ पर कुछ देर पहले ही प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं और इस वक्त जो है एक मीटिंग चल रही है प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के बीच में, क्योंकि आज जिस तरीके से जो शपथ विधि हुई है, इस शपथ विधि में जो है अजीत पवार का परिवार और देवेंद्र फडणवीस के परिवार के अलावा बीजेपी के 2 आला नेता उस शपथ विधि में मौजूद थे, वो थे चंद्रकांत पाटिल और गिरीश महाजन। तो बाकी के लोग इस शपथ विधि में नहीं थे। अजीत पवार के अलावा एनसीपी का कोई भी नेता इस शपथ विधि में शामिल नहीं था। तो ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि एनसीपी जो है टूट सकती है। यहाँ पर कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं एनसीपी के, आप देख सकते हैं कि जो नेता है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शरद पवार के घर पे जो मीटिंग होने वाली है उसमें यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त जो है बाकी नेता जो अलग अलग प्रांत से आए हैं महाराष्ट्र से, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर उन लोगों की मीटिंग अंदर चल रही है और इसके बाद प्रफुल्ल पटेल बाहर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। प्रीति, ये जो मीटिंग है, ये जो बैठक यहाँ पर अंदर चल रही है, प्रफुल्ल पटेल पहुंच रहे हैं, आप बता रहे हैं बाकी नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ये संदर्भ में जब सब कुछ था, जब जानते थे, संज्ञान में माफ कीजिएगा, जब सब कुछ पता है उसके बाद वाली बैठक हम इसे माने, या अब ये जो एकदम से एक नई तस्वीर निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति के सामने आई है उसको लेकर ये बैठक चल रही होगी? क्योंकि जनता के अंदर तो कम से कम यही सवाल होंगे। महाराष्ट्र की जनता में अभी संभ्रम है कि ये सरकार किस तरीके से बनी, क्या शरद पवार की सहमति थी या नहीं, या अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर जो है शपथ विधि ली है। इसके बारे में ही अंदर प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के बीच में बातचीत चल रही है और कुछ ही देर के बाद प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। आपसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। बड़ी खबर लगातार जिस पर हम बने हुए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़। प्रीति जो है वो अभी फिलहाल शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं और ये थोड़े समीकरण है जो हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश भी करेंगे। शरद पवार के घर पर प्रफुल्ल पटेल अभी पहुंचे हैं। हमारी सहयोगी ने ये जानकारी दी, एनसीपी के बाकी नेता भी शरद पवार के घर पहुंचे हैं। मुलाकात, जो बैठक है वो यहाँ पर होगी। अब देखना होगा आगे किस तरह की बयानबाजी, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। प्रीति सोमपुरा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति, कौन कौन से अहम नाम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी जानकारी? और अभी सबसे पहले जो शरद पवार के घर पे जो लोग पहुंचे हैं उसमें प्रफुल्ल पटेल शामिल है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले उस बैठक में शामिल है। तीनों के बीच में जो है मीटिंग चल रही है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर सुनील तटकरे और छगन भुजबल भी यहाँ पर पहुंचेंगे।
क्योंकि जिस तरीके से जो आज शपथ विधि हुई है सुबह 8 बजे, उसमें एनसीपी के खेमे से कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार ही मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस का परिवार और अजीत पवार का परिवार ही उस शपथ विधि में था। बीजेपी के 2 आला नेता चंद्रकांत पाटिल और गिरीश महाजन के अलावा भूपेंद्र यादव वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारी सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। प्रीति, पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमने यहां पर देखी थी, कम से कम जो कल बयान यहां पर शरद पवार की ओर से सामने आया था, जब उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम यहां पर लिया था, भले उद्धव ठाकरे सिर्फ मुस्कुराते नजर आ रहे थे क्योंकि बहुत उम्मीदें थी उन्हें कि जो किंग मेकर रहती थी शिवसेना, वो किंग के रूप में सामने आएगी, लेकिन सब कुछ बदल गया। लेकिन शरद पवार की जो अहम भूमिका रही है इस पूरे समीकरण में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है प्रीति। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि शरद पवार ही वो चाणक्य थे जो लगातार लगे हुए थे कि कांग्रेस और एनसीपी साथ में आए और शिवसेना के साथ में सरकार बनाए, और इनका जो प्रयास था वो लगातार पिछले 15 दिन से जारी था। जिस तरीके से उनकी बातचीत हो रही थी उद्धव ठाकरे से और संजय राउत से, और इसके बाद में जब सबसे ज्यादा जो लोग सदमे में है वो है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का इस तरीके से गेम बजा दिया कि उनको पता तक नहीं लगा। यहां तक कि जो है शिवसेना के नेता ये सपने देख रहे थे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार बाजी मार दी बीजेपी ने। बिल्कुल, बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर यहां पर सरकार का गठन कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की ओर से कि वो बहुमत भी साबित कर देंगे। कितने दिनों का इंतजार यहां पर अब और करना होगा प्रीति, कहीं ना कहीं यहां पर हमें? देखो, ऑलरेडी जो है शपथ विधि हो गई है, सीएम डीसीएम की हो गई है। इसके बाद में जो है जो अगले 20 दिन का जो समय मिलेगा उनको, और उसमें जो है उनको मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। एनसीपी के पास जो है फिलहाल 54 है, 105 विधायक जो है बीजेपी के साथ में है, तो यानी कि ये तय है कि ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। इसके अलावा बीजेपी के पास में, तो यानी कि ये तय है कि ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। इसके अलावा बीजेपी के पास में 15 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट भी है, तो ये पूरा आंकड़ा जो जाता है करीब 165 के आसपास जाता है, तो ये सरकार को कोई खतरा फिलहाल नहीं लग रहा। चलिए प्रीति, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ट्वीट यहां पर किया गया, लिखा है कि पवार जी तुसी ग्रेट हो। पहले उन्हें लगा था कि यह खबर झूठी है, अब एक के बाद एक रिएक्शंस यहां पर सामने आएंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना दी है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगा था, लेकिन अलग अलग बयानबाजी कांग्रेस की ओर से हो रही थी। सबसे पीछे वो नजर आ रही थी बीजेपी नेता शायना एनसी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शायना, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से सरकार का गठन महाराष्ट्र में, लेकिन उम्मीद कम से कम इसकी नहीं की गई थी जो रातों रात ये फेरबदल हो जाएगा। चले फिर से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश यहां पर करेंगे। अलग अलग रिएक्शंस जो पार्टी नेताओं की ओर से आएंगे वो भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ट्वीट यहां पर किया गया है, जिसमें उन्होंने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा है कि पवार जी तुसी ग्रेट हो। तो एक के बाद एक ये रिएक्शंस हर किसी के लिए थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है। हालांकि कोई भाप नहीं पाया कि आज ही सब कुछ एक साथ हो जाएगा। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया, मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ले ली, उप मुख्यमंत्री पद पर यहां पर अजीत पवार जो हैं उनको काबिज किया गया है। अब आगे के कुछ दिनों में बहुमत साबित करने की ये जो अब पूरी फॉर्मेलिटीज है वो आगे की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बहुमत साबित कर देंगे यहां पर वो, लेकिन सबके लिए बड़ी हैरानी वाली खबर निकलकर यहां पर सामने आई है जब उलटफेर की तस्वीरें देखने को मिली हैं। शायना एनसी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए। बहुत बहुत मुबारक आपको शायना, एक बार फिर से सरकार गठन बीजेपी की ओर से किया गया है, एनसीपी के साथ मिलकर एक नया साथी भले ही, लेकिन ये बदलाव शायद थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था जनता को। देखिए, हम हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र के लिए एक स्थिर नेतृत्वशील सरकार की आवश्यकता है, और उस दृष्टि से ये एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय है, क्योंकि 3 लाख करोड़ के जो काम थे वो पाइपलाइन में थे, और कहीं न कहीं जनता के साथ हम विश्वासघात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 105
के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक जरूरी था और कहीं ना कहीं जो वोट मिला, वो जनादेश जो मिला, वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला था। और हम बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल में जो उन्होंने काम किया वो करते जाएंगे, क्योंकि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, कम्युनल वायलेंस के खिलाफ ये एक सरकार बनी थी। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी सामने जरूर आई थी यहाँ पर शायना, लेकिन अब सरकार का जब गठन हो जाएगा, यहाँ पर बहुमत साबित करने की बात आएगी, तो अभी जो फिलहाल जो खबरें आ रही है उसमें ये भी है कि एनसीपी कहीं ना कहीं टूटी हुई नजर आई इस सरकार गठन को लेकर। क्या कुछ ऐसा भी हुआ है? देखिए, जब आपको एक इलेक्शन में जनता एक जनादेश देती है और फिर वो जनादेश के खिलाफ लोग प्रयास करते हैं कि दूसरी सरकार बनाने, इससे अच्छा है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मिले हैं सीट, 105 मिले हैं। हम जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में 105 एक बहुत ही बड़ा नंबर है और मैजिक फिगर से बहुत दूर नहीं। तो जो समर्थन मिला है एनसीपी से, हम चाहेंगे कि काम ही हो उस दृष्टि में। बहुत बहुत शुक्रिया शायना एनसी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बातचीत की है इस बदले हुए तस्वीर पर जो महाराष्ट्र की निकलकर सामने आ रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर तो एक सवाल के रूप में कि क्या एनसीपी में कहीं कोई किसी तरह की टूट फूट हुई है। ये तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होगी, कुछ वक्त यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अभी देखिए शरद पवार के घर पर प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं, बाकी एनसीपी के नेता पहुंच रहे हैं, बैठक वहां पर जारी है। उसके बाद समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच इंडिया न्यूज के सवाल है कि अजीत पवार की रणनीति की जानकारी शरद पवार को थी या नहीं थी? क्या अजीत पवार को शरद पवार का गुपचुप समर्थन है यहाँ पर बिना कुछ कहे? क्या एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के साथ हैं? ये तमाम वो सवाल हैं बेहद महत्वपूर्ण। शिवसेना और कांग्रेस को क्या शरद पवार लगातार गुमराह करते रहे और वो लगातार कल तक चला है यहाँ पर। कल शाम तक, रात तक जब बैठकों का दौर रहा और आज ये कहा जा रहा था कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की बैठक होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सरकार बनाने का दावा पेश होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तो सुबह 8:05 पर उसके बाद जो पूरा समय रहा यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजीत पवार मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए हैं। लेकिन अब जो पूरा विश्लेषण यहाँ पर इस पूरी स्थिति का निकल रहा है, उसके बाद सभी का ये कहना है कि अजीत पवार, माफ कीजिए, शरद पवार जो हैं वो कहीं ना कहीं चाणक्य के रूप में सामने आए हैं। पूरी रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और अब जब बैठक वहां पर उनके घर पर चल रही है, अब जब सामने आएंगे, बयान निकलकर सामने आएंगे, तो ये पता चलेगा कि वाकई में क्या शरद पवार का समर्थन गुपचुप तरीके से अजीत पवार को यहाँ पर मिला था। क्योंकि सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबर निकल कर आ रही है। अभी शुरुआती वक्त है, कुछ ही देर में पूरी की पूरी तस्वीर साफ होती जरूर नजर आएगी। देखिए, सरकार बीजेपी 105, अजीत पवार के पास 22 अगर विधायक है, निर्दलीय 15 की बात करते हैं तो 152 आंकड़ा यहाँ पर पहुंचता है, जो बहुमत से ज्यादा होगा, बहुमत को छूता हुआ नजर आएगा। अगर एनसीपी 2 धड़ों में बटी हुई है, जो अब बातें कही जा रही है कि अजीत पवार के साथ 22 विधायक है यहाँ पर और निर्दलीय 15 विधायकों को मिलाया जाता है, तो बहुमत के आंकड़े को छूते हुए सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो बहुमत को साबित कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से कुछ समीकरण बैठेंगे। यहाँ इंडिया न्यूज के लगातार सवाल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मौजूदा हालात से जो जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर, अगर आपने अपना टेलीविजन अभी खोला है तो देख लीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ है और बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर सरकार गठन क्या पर किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर अजीत पवार की ओर से ली गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, शरद पवार के घर पे बैठक चल रही है, प्रफुल्ल पटेल वहां पर पहुंचे हैं, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, शरद पवार के घर पर प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं, इतना ही नहीं बल्कि पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि मीडिया कम से कम अंदर ना जा सके और मीडिया सवाल ना पूछ सके शरद पवार से आखिरकार आपने किया क्या है। जिस तरीके से लगातार शरद पवार मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और खुद आकर सामने फ्रंट खुलकर वो लगातार बात कर रहे थे कि हाँ सरकार हम बनाएंगे एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के साथ, और अब आज अचानक क्या हुआ, जाहिर सी बात है
वो अपने सीनियर नेताओं का मीटिंग करना लाजमी भी है, मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे क्या होगा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी खबर नहीं आई कि क्या मीटिंग हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि महाराष्ट्र सरकार बनी है, नई सरकार मिल चुकी है महाराष्ट्र में, फिर से देवेंद्र फडणवीस सरकार। और लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार तो मिली है, लेकिन सबसे मेन है कि इस बार एनसीपी उस सरकार में शामिल हो गई है। तो उस मामले पर अगर शरद पवार सामने आकर कुछ शायद अगर बात करें या कुछ बताएं तो शायद संभव हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि किसी तरीके से यह बड़ा संदेश जाएगा। लगातार मैं बता रहा हूँ, लगातार मेरी जानकारी ये है कि शरद पवार के कहने पर, इशारे पर सब कुछ एक खेल हुआ है। और खेल के मास्टर जो माइंड कहे कोई अगर कोई है तो शरद पवार है। सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के नाम को इसलिए उछाला जा रहा है कि वो पार्टी में फूट किया, उन्होंने पार्टी में फूट पड़ चुकी है। साफ इसलिए कि शरद पवार का नाम खराब ना हो, मैसेज लोगों में कम से कम शुरुआत तौर में अलग जाए कि शरद पवार की सहमति से नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि यह बिल्कुल शरद पवार की सहमति से ही हुआ है, इसमें जरा सा भी कहीं दो मतलब इसमें कहीं आप अभिषेक यही कह रहे हैं ना कि गुपचुप तरीके से या चुपचाप होकर अजीत पवार के समर्थन की कोई बात नहीं है, पूरी तरह से सब कुछ जानते बूझते हुए हुआ है ना ये? बिल्कुल सब कुछ जानते बुझते हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ शरद पवार के स्क्रिप्ट था। और इस बात पर मैं आपको देखिए फिर से एक बार अपने दर्शकों को जोर देके बता दूं, कुछ में जानकारी मिल रही है कि शरद पवार की सेटिंग पहले से बीजेपी के साथ हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगलियों पर उद्धव ठाकरे को नचा रहे थे, देश को यह दिखाना चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए कितने लाचार है, शिवसेना सत्ता के लिए कितनी लाचार है। ये मैसेज सच में जहां जाना था वहां पहुंच गया कि जो मातोश्री आप समझिए, दर्शकों को समझा रहा हूं, आप देखिएगा समझिएगा कि जिस तरीके से जो मातोश्री अब तक सत्ता का केंद्र रहा है, बाला साहब ठाकरे कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं गए, कितनी भी मजबूरी क्यों न रही हो, कभी भी नहीं गए। भले ही मिलना जुलना अलग चीज, लेकिन सत्ता के लिए कभी भी किसी करीब नहीं गए। लेकिन हमेशा सत्ता जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां रही हैं हमेशा नतमस्तक रही है मातोश्री पर। और वह मातोश्री अब गली गली, हर होटल, हर ऑफिस पे जाकर वो मीटिंग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। यह संदेश देना था बीजेपी को भी और एनसीपी को भी कि आप देख लो देशवासियों, महाराष्ट्र के लोग कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और शिवसेना सत्ता के लिए इतने लालायित है कि वह कहीं भी आने को तैयार है, जहां हम बुलाएंगे वहां आएंगे। और यही वजह रही कि पूरा का पूरा खेल रचा गया था। और पूरी तरीके से एक हर जगह पर कहें जरूर भाषा में कि कहीं कहीं एक उस रिंग में उद्धव ठाकरे को नचाया गया, जहां जहां चाहिए वहां बुलाया गया। आप देखिए ना जिस तरीके से उद्धव ठाकरे चोरी छुपे मिलते हैं, मीडिया से बच्चे मिलते हैं, मातोश्री पर जो उनका पिछला गेट है उसका पुलिस लगा दिया जाता है और साफ साफ कहा जाता है, हमसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग उनके प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना करो। ऐसा पहले कभी नहीं होता था मातोश्री पर, क्योंकि जो मुख्य द्वार है उससे उद्धव ठाकरे हमेशा आते रहे जाते रहे। ऐसा पहली बार हुआ था कि उद्धव ठाकरे को मीटिंग करने के लिए चोरी छुपे हर जगहों पर घूमना पड़ा, दौड़ना पड़ रहा था कि जाके वो मीटिंग करे और लोगों से ये कहे कि सत्ता बनाने के लिए हमारी मदद करो और सीएम हमारे सीएम शिवसेना का बनने दो। तो कहीं कहीं उसके बाद देखिए आप शरद पवार घर पर आपको जाकर मुलाकात करते हैं, उसके बाद कल आप देखिए जाकर वहां पर जो नेहरू साइंस सेंटर में मुलाकात करते हैं अहमद पटेल से और शरद पवार सभी लोगों को। तो बिल्कुल अभिषेक, आप जो ये शिवसेना की जो स्थिति रही, हमने देखा उद्धव ठाकरे को कैसे जा की मुलाकात उनकी ओर से की गई थी, इस पूरी बात का जिक्र यहाँ पर आपने किया, लेकिन रह तो गए खाली हाथ ही। बिल्कुल यही वजह है कि खाली हाथ उनको करना ही था। यदि मैं बताऊं तो खाली हाथ शिवसेना को करना ही था, बीजेपी को और एनसीपी को, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना सत्ता में रही और लगातार बीजेपी को कोसती रही, बीजेपी को जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा इस जुगत में थी कि कब मौका मिले, कब बीजेपी और शिवसेना को अलग कर दे। और ये एक अच्छा मौका कहते हैं महाराष्ट्र में मिला और इस अच्छे मौके का फायदा उठाया दोनों पार्टियों ने जमकर। और शिवसेना से नजदीकी भले ही कही जाती है कि एनसीपी की रही हो, लेकिन एनसीपी से उतने नजदीक शरद पवार कभी जो शिवसेना से कभी नजदीक नहीं रहे शरद पवार। शरद पवार का माइंड गेम जो चलता है वह सच में आम जनता के कहे या फिर राजनीतिक जो बड़े बड़े पंडित उनके समझ से बड़ा मुश्किल है कि समझ से परे है कि क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है एक मुट्ठी में क्या होता है दूसरी मुट्ठी में खुद को नहीं पता होता है उन्हें। तो यह साफ समझ लीजिए कि शरद पवार में बहुत बड़ी शतरंज रची और यह आगे जाकर कहना होगा शरद पवार ही नहीं बल्कि इसमें बीजेपी भी शामिल थी। बीजेपी भी पूरी तरीके से प्लान में थी कि किस तरीके से अपने रास्ते का रोड़ा निकाल दिया जाए हमेशा के लिए उस शिवसेना को जो हमें हमेशा कोसती है, गालियां देती है
और अपशब्द का प्रयोग किया जाता है और उस तो बड़े ही आसानी से देखिए आपकी उनके जो मंत्री जो केंद्र सरकार में शामिल थे आसानी से जाकर इस्तीफा दे देते हैं कि हाँ हम तो स्वाभिमान के इस्तीफा दे रहे हैं, हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमें झूठ करार दिया जा रहा है और आसानी से केंद्र सरकार से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र से ऑटोमेटिक बाहर हो ही गए थे। बिल्कुल। तो यह साफ हो चुका है, यह साफ है, एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है और यह देखिए और इसीलिए मैं बता रहा था पहले भी आपको कि शरद पवार ने साफ शब्दों में हमसे खुद मेरे से खुद इंडिया न्यूज से कहा था कि अमित शाह शांत है, इसका साफ संकेत कुछ और जाता है। इसीलिए शांति में बड़ा तूफान आने का जो संकेत छुपा हुआ था वह तूफान आज लोगों ने देखा। आपको ये बता दूं तमाम बीजेपी के नेताओं से जब मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले बातचीत की उनको खुद नहीं पता है, शॉक हो गए हो कि क्या शपथ ले लिया देवेंद्र फडणवीस ने, यानी वह खुद। अभिषेक रोकना चाहूंगी आपसे, फिर हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर रोहित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, शपथ ग्रहण के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। शरद पवार के घर पर मुलाकात जारी है, सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबरें। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को इसके बारे में कुछ आता पता नहीं है। जब हम फोन लेने के लिए उन्हें फोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई हम इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, तो कांग्रेस के चोटी के नेता, एनसीपी के चोटी के नेता कह रहे हैं ये कब हुआ, ये क्या हो गया। तो कांग्रेस एनसीपी के लोगों से हमने बड़े बड़े नेताओं के अब नाम अभी लेना सही नहीं होगा। जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने चौंक कर कहा ये क्या हो गया, यानी उनके पैरों तले जमीन खिसकना जिसे कहते हैं वो हो गई। और सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त देखने वाली है बैठा वो ये कि साम दाम दंड भेद, राजनीति के ये सारे खिलाड़ियों को मालूम है कि ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक बार वक्त था देवेंद्र फडणवीस की चुनावी रैली में भी कहा था कि साम दाम दंड भेद हो और हम इस्तेमाल करके रहेंगे, हम जीत के रहेंगे। ये पालघर की चुनावी रैली में उन्होंने कहा था, इस बार बवाल मचा था। और अब ये चीज देखने में साफ साफ नजर आ रही है कि शरद पवार जो खुद जांच एजेंसियों फंसे हुए हैं, जो प्रफुल्ल पटेल अंडरवर्ल्ड के साथ होने का आरोप लग रहा है जिनके ऊपर, जो अजीत पवार जिन पर घोटालेबाज होने का शक लगा, आरोप लगा है, और ये सारे आरोप। रोहित, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। आज सुबह 5:57 पर राष्ट्रपति शासन जो है वो, माफ कीजिए, 47 मिनट पर राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पर रोहित, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। आज सुबह 5:57 पर राष्ट्रपति शासन जो है वो, माफ कीजिए, 47 मिनट पर राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पर हट गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति शासन हट गया था। रोहित विश्वकर्मा लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ये भी बड़ी खबर आ रही है, सुबह 5:47 पर ही राष्ट्रपति शासन भी हट गया था। देखिए, ये ठीक वैसे ही है कि उद्धव ठाकरे अपना मुंह, अपना सिर जो है किसी अगर मगरमच्छ के खुले हुए जबड़े डाली के रखेंगे तो वो क्या कर सकता है। ये सबको पता है कि केंद्र से लेकर के राज्य तक बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का समन्वय बहुत तगड़ा है, बीजेपी एक दूसरे को अच्छे समझती है, और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से जो कोश्यारी साहब वहां पे गवर्नर है, ये सब कुछ वहां दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हो सकता है। और फिर शरद पवार की तरफ से आने वाले अजीत पवार एंड कंपनी जब वहां पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से करते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सब कुछ कल रात को ही तय हो चुका होगा। कल रात को भी नहीं बल्कि उससे पहले ही तय हो गया होगा, जिसकी आज उसकी हम उसका एक नाट्य रूपांतरण देख रहे हैं एक तरीके से कि क्या क्या तय हुआ था। सबसे बड़ी चीज जो उस वक्त मैं कह रहा था, अब ये निकल कर आती, सवाल सीधे सीधे यही उठेगा कि किसानों की चिंता थी या फिर शरद पवार के ऊपर जो जांच बैठी है, प्रफुल्ल पटेल पर जो जांच बैठी है, अजीत पवार पर जो जांच बैठी है, ये तीनों पवार घराने के जो जुड़े हुए तीनों चेहरे हैं, ये सारे, ये आपको याद होगा प्रफुल्ल पटेल तो एनसीपी के एक तरीके से कहा जाए एक जमाने में जो प्रमोद महाजन थे बीजेपी के लिए, उस भूमिका में है। ऐसे में इन तीनों कद्दावर नेताओं के ऊपर जो जांच का डंडा घुमा है, उसके बाद अचानक से ये बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और उनके लिए पवित्र हो जाते हैं। अब सवाल बीजेपी पर भी उठेगा और एनसीपी पर भी उठेगा कि क्या एनसीपी डर की वजह से जुड़ रही है या फिर सत्ता के लिए जुड़ रही है। ठीक है रोहित, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री आवास से हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, किस तरह की हलचल है वहां पर, तस्वीरें दिखाएं जरा।
देखिए, इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के निवास स्थान वर्षा पे हूँ और यहाँ पर जो है कुछ देर पहले जो है भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा एक बैठक यहाँ पर हो रही है जिसमें चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, गिरीश महाजन जो काफी करीबी है मुख्यमंत्री के, वो यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा भूपेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है। 4 नेताओं के बीच में जो है यहाँ पर बैठक चल रही है और इस बैठक में चल रहा है किस तरीके से मेजोरिटी प्रूव करना होगा और साथ में कैबिनेट एक्सपांशन कब करना, इसको लेकर इस वक्त जो है चर्चा चल रही है। तो मुख्यमंत्री आवास पर हमारी सहयोगी मौजूद हैं। तमाम बड़े बड़े नाम जिस तरह उन्होंने बताया है नेता वो वहां पर पहुंच रहे हैं, चर्चाएं यहां पर होंगी। उन्होंने बताया गिरीश महाजन बेहद करीबी जो देवेंद्र फडणवीस के बताए जाते हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। आगे को लेकर अब आगे की रणनीति, आगे क्या कुछ होना है उसको लेकर यहां पर जाहिर तौर पर बात होगी। प्रीति, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने है, उसमें जैसे ही शिवसेना में यहां पर उद्धव ठाकरे का चेहरा सामने आता है तो सबसे पहले तो कल की तस्वीर याद आती है और उसके बाद देखिए आप किस तरह खाली हाथ शिवसेना रह जाती है। पहले किंग मेकर हुआ करते थे, अब ये सोचा था कि किंग की भूमिका में सीधा आ जाएंगे, लेकिन अब तो कहीं के नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि शिवसेना का जो दाव था वो पूरी तरीके से विफल करने में बीजेपी कामयाब हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो है यहाँ पर इस वक्त कुछ बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। राम शिंदे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो जो है अब से यहाँ पर मीडिया से बात करेंगे। राम शिंदे मुख्यमंत्री भी आपको निवास स्थान से यहाँ पर पहुंचे हैं और वो जो है इस वक्त मीडिया से बात ये खेल पूरा कैसे तुम्हाला सुद्धा कल्पना होती का याची? माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा एकदा शपथ घेतलेली आहे। निश्चित स्वरूपामध्ये एक आनंदाचं वातावरण आहे आणि जो मॅन्डेट मिळाला होता त्या जनाधाराचा आदर करत निश्चित स्वरूपामध्ये पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री हे देवेंद्रजी फडणवीस झालेले आहेत। त्यामुळं त्यांचं मनापासून अभिनंदन आहे आणि ही न्यूज ही महाराष्ट्राला अपेक्षितच होती आणि ती मिळालेली आहे। शरद पवार की सहमति से हुआ है कि क्या हुआ, कैसा है? शरद पवार की सहमति से हुआ है क्या ये? म्हणून तुम्हाला माहिती होतं काही सगळं? मी मुंबईच्या दिशेने निघालोच होतो आणि मला रस्त्यावरतीच ही न्यूज कळाली आहे आणि ती आनंदाची आहे। क्या शरद पवार की सहमति से ये हुआ है क्या? शरद पवार की सहमति से हुआ है कि क्या हुआ, क्या है? ये पूरी तरह से सहमति से हुआ है ऐसा मुझे लगता है। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं, अभी मुझे जानकारी मिलेगी थोड़ी देर में। लेकिन आपको कब पता लगा कि इस तरह की शपथ विधि हो रही है? मैं रास्ते में था तब मुझे पता चला। अभी मैं सीएम सर को मिलने जा रहा हूँ, जरूर मुझे ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको कैसे देख रहे हैं नए गठबंधन को आप, किस तरीके से? बड़ी खबर, ये फैसला एनसीपी का नहीं है। शरद पवार की ओर से ये बयान सामने आया। बड़ी खबर, एनसीपी का ये फैसला नहीं है। तो 2 धड़े शायद एनसीपी में हो ही गए हैं जाहिर तौर पर, इसीलिए शरद पवार की ओर से ये बयान निकलकर सामने आया है। एनसीपी का फैसला नहीं। इंडिया न्यूज लगातार इस बात को कह रहा है कि क्या वाकई में पूरी तरह समर्थन शरद पवार का रहा है, गुपचुप तरीके से रहा है, या फिर सारी चीजों की जानकारी शरद पवार को थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है, उनका ये कहना है कि ये फैसला तो एनसीपी का है ही नहीं। बड़ी खबर, इस वक्त की बैठक चल रही है शरद पवार के घर पर तमाम अहम बड़े नेताओं के साथ, और अब ये बड़ी खबर, ये फैसला एनसीपी का नहीं है, ये कहना है शरद पवार का। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जब ये कहना कि 22 ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ चले गए हैं, 2 धड़ों में एनसीपी बट गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाना कि गुपचुप तरीके से या फिर सब कुछ जानते बूझते हुए ये हुआ। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शरद पवार का ये कहना है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, ये फैसला उनकी जानकारी में नहीं। संजय द्विवेदी इस वक्त शिवसेना के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे हम। संजय, बीजेपी और एनसीपी ने तो सरकार बना ली, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, हमारी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो इनका जो कर्नाटक में तोड़ना, बिहार में तोड़ना, मेघालय में गिरना, जो इनकी जो महत्वाकांक्षा पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सिर्फ
मुख्यमंत्री बनाने की। अरे मुख्यमंत्री बनाया रहते थे, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया, आज देखिए वही काम इन्होंने यहाँ किया है। आज हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे थे, उसके बाद हम सरकार बनाते, लेकिन इनका क्या है कि तो आज गवर्नेंस तो हटा दिया। हमें गवर्नेंस से बीजेपी ने किया है, सरकार तो एनसीपी के साथ मिलकर बना रहे हैं वो। नहीं, एनसीपी सब नहीं बना रहे हैं। एनसीपी सब मैं बिल्कुल आपसे बता दूं, ये सिर्फ उन्होंने जो मैंने बयान सुना है, जो माननीय अमित शाह मोदी जी का भी, उन्होंने अजीत पवार जी को धन्यवाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, तो उस पे आपका क्या कहना है सर? अब वो तो पता चलेगा, चूंकि दो तरह की खबरें आ रही है। एक खबर ये आ रही है कि अजीत पवार जी ने रिवोल्ट किया है अपने परिवार से, अपने पार्टी से, लेकिन सारी बातें जब तक खुलकर सामने नहीं आ जाती है कि आखिर ये एनसीपी ने आखिर ये यू टर्न क्यों किया। हेलो, का दौर यहां पर शुरू हो गया है, क्यों यहां पर किया है, इस बात को लेकर सवाल यहां पर उठाया गया तारिक अनवर की ओर से। सुनिए आप, अब जब शिवसेना के नेता यहां पर संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था, सीधा सीधा बीजेपी पर तोड़फोड़ का वो यहां पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिस पार्टी के साथ कल तक वो एक साथ जाकर सरकार बनाने के लिए तैयार थे, उनके लिए अभी शायद वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि कहना क्या है, क्योंकि अभी तो अलग विचारधारा की ये पार्टियां थी जो साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन जब रातों रात यहां पर पूरी तस्वीर ही बदल गई, तो अब धीरे धीरे करके जो बयान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब वाकई में सिर्फ रातों रात ही हो गया। ये जो पटकथा थी ये पहले से लिखी जा चुकी थी, लेकिन अंदर खाने गुपचुप तरीके से। लेकिन आप देखिए, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता जिनसे बातचीत करने की कोशिश हम लोगों ने की है, जब उनसे ये सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं हैरत वाले जवाब वहां से सामने आए, जब उन्होंने कहा कि उन्हें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यहां पर शपथ ग्रहण हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये पूरी रात के बाद जो नई तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की सामने आई है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझा दीजिए हमें थोड़ा। बरखर, ये कहा जाए कि महाराष्ट्र की सियासत में कई तलों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर आपने जैसा कहा कि रात के बाद ऐसा क्या हुआ, तो रात 12 बजे के बाद दिन बदलता है, और ऐसा कहा जाए कि रात को 12 बजे जैसे ही ये चीजें आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि ये खिचड़ी पक रही थी। अगर हम देवेंद्र फडणवीस के तमाम बयान, हमने अपने कल की डिबेट में भी इस बात का जिक्र किया था कि क्या शरद पवार ये कह सकते हैं कि जब तक की शपथ समारोह ना हो जाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उद्धव के नाम पे सहमति बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। देवेंद्र फडणवीस जो लगातार रट लगाए हुए थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो रट लगाए हुए थे कि सरकार बनेगी तो देवेंद्र की ही बनेगी, तो ये साबित हो गया। और प्रधानमंत्री से मुलाकात, लगातार प्रधानमंत्री का एनसीपी का उल्लेख था, सदन में तारीफ करना, और फिर शरद पवार की मुलाकात बहुत कुछ कहती थी। शरद पवार को मना था, जो चीज हो न जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि पवार ने जो चुनाव किया। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बीजेपी में आने के चले 2014 से ही लगातार चल रही थी। ये हमें समझना होगा कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें अजीत पवार पर हाईकोर्ट ने हाल ही में ये एक आदेश दिया है कि जो इरिगेशन घोटाला है उसको लेकर उस पर FIR की जाए। उसके अलावा जिस तरह से नाम मनीष, इस मौजूदा स्थिति पर जो राजनीति ने नई करवट महाराष्ट्र में ली है, इसको हम और बेहतर आपसे समझेंगे, आगे हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें जश्न की हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस बड़े उलटफेर के बाद की तस्वीरें हैं। प्रीति सोमपुरा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, अलग अलग तस्वीरें हमको दिखा रही हैं, जानकारी दे रही हैं। प्रीति, जश्न शुरू हो गया है बीजेपी की ओर से, तस्वीरें सामने।
जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार अगर मैं बात करूँ तो मैं इस वक्त जो है देवेंद्र फडणवीस के घर पे हूँ और यहाँ पर जो है लगातार जो बीजेपी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ देर पहले बीजेपी के नेता राम शिंदे यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जब निकले थे अहमदनगर से मुंबई की तरफ जाने के लिए तो वहां पर उनको बीच में ये खबर आई, यानी कि ये इतना गुप्त तरीके से हुआ है, इतना सिक्रेटिवली हुआ है कि किसी भी बीजेपी के नेताओं को भी इसकी भनक तक आने नहीं दी। और इसी बीच में आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि इस वक्त बीजेपी के आला नेताओं की एक अहम बैठक यहां पर चल रही है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर यह भी सामने आई यहां पर प्रीति कि शरद पवार ने ये कहा है कि ये फैसला एनसीपी का था ही नहीं। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से हम पहले से ही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एनसीपी में 2 फूट पड़ चुकी है। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार की तरफ से बयान आया है कि उनको बताया नहीं गया था और जिस तरीके से आज सुबह शपथ विधि महाराष्ट्र में हुई है, जिस तरीके से सिर्फ 2 ही लोगों ने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने और डिप्टी सीएम के पोस्ट पे अजीत पवार ने, और इस शपथ विधि में कोई भी शामिल नहीं था। इससे अंदेशा लग सकता है कि कहीं ना कहीं जो है चाचा और भतीजे के बीच की ये जो लड़ाई है महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से शिवसेना के साथ बातचीत चल रही थी उससे अजीत पवार नाराज थे और उन्होंने इस बात का अंदेशा जो है वो शरद पवार को भी दिया था। लेकिन शरद पवार जो है वो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार को लेकर काफी उत्सुक थे और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जो बैठक जो उनकी चल रही थी उसमें 5 साल तक शिवसेना अपना मुख्यमंत्री रखना चाहती थी, लेकिन अजीत पवार को ये मंजूर नहीं था। अजीत पवार का ये कहना था कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी फूट जो है इस वक्त एनसीपी में दिखाई दे रही है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि 22 विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ में है। अगर एनसीपी में फूट अगर ये हुई है तो कहीं ना कहीं शिवसेना में भी फूट होगी, ये जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि शिवसेना से भी जो है कुछ विधायक नाराज थे उद्धव ठाकरे के इस फैसले से कि वो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाए। बिल्कुल प्रीति, तो अब कहीं ना कहीं जो तमाम बातें स्पष्ट हो पा रही हैं, शिवसेना चाहती थी 50-50 फॉर्मूला, उसके बाद जब एनसीपी के साथ सरकार बना रही थी तब पूरे 5 साल का मुख्यमंत्री, कम से कम जो महत्वाकांक्षा थी वो तो बातों से ऐसी समझ आती। वो कहीं ना कहीं जो तमाम बातें स्पष्ट हो पा रही हैं, शिवसेना चाहती थी 50-50 फॉर्मूला, उसके बाद जब एनसीपी के साथ सरकार बना रही थी तब पूरे 5 साल का मुख्यमंत्री, कम से कम जो महत्वाकांक्षा थी वो तो बातों से ऐसी समझ आती थी ना जब संजय राउत बयानबाजी करते थे और जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद अब ये तस्वीर है। तो ये सब कुछ जो हुआ वो मुख्यमंत्री पद को लेकर ही तो हुआ ना, जिसके लिए शिवसेना लगातार बीजेपी को कोसती रही है अभी पिछले कुछ हफ्तों में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है प्रीति? जी, सवाल इसी बात को लेकर है। देखिए, शिवसेना लगातार आक्रामक रही बीजेपी पर, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री पद की लालसा है, और जो आप बातें कर रही हैं, जो अभिषेक से हमारी बातचीत हो रही है, जो तमाम अभी विश्लेषण हम कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खटास आई होगी, भले ही कुछ दिनों पहले ये पटकथा लिख दी गई हो, मुख्यमंत्री पद जो है वो ही अहम रहा क्या? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री पद ही अहम रहा, क्योंकि अभी तक जो है शिवसेना की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है और ऑफिशियली जो इस वक्त अगर हम कहें तो एनसीपी के आला नेताओं की जो बैठक है इस वक्त शरद पवार के घर पे चल रही है। शरद पवार जो है अभी कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि शरद पवार या तो फिर प्रफुल्ल पटेल मीडिया से बात करेंगे और एनसीपी खेमे में क्या हुआ है वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है एक अहम बैठक वर्षा पे चल रही है और वर्षा की इस बैठक जो है कुछ ही देर बाद खत्म होगी और उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी। बिल्कुल, तो बैठक यहाँ पर चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, स्थिति और ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी।
लेकिन इसी बीच ये देखिए प्रीति, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था शपथ ग्रहण के बाद कि शपथ ग्रहण जो हुआ है फडणवीस जी और अजीत पवार को सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए यहां पर शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दोनों महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम यहां पर करेंगे। और उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री की ओर से उन्होंने ये ट्वीट किया कि फडणवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत पवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई है। आगे उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि ये सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और साथ ही साथ प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी। ये अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया था। हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा मुख्यमंत्री आवास पर लगातार मौजूद हैं। जश्न की भी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। बैठक लगातार वहां पर जारी है। प्रीति, ये शपथ ग्रहण के बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या माने हम, इस पूरे राजनीतिक खेल में सिर्फ एक चाणक्य रहा या दो दो? फिर से हम संपर्क उनसे यहां पर करेंगे। काफी जो तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं और क्या स्थिति बनी हुई है, पल पल क्या अपडेट आ रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता दो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। जनादेशचा अपमान करून आज मित्र पक्षानं धोका दिल्यामुळं सरकार एक महिना लांबणीवर गेलं आणि तो ये आम जनता की राय है। यहाँ पर देखिए जो आम लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि जब जनादेश का अपमान किया जाता है तो ये होता है। ये जनता की राय है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ यहां पर ली। बड़ा सियासी उलटफेर जिसकी जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस शिवसेना को लगा है, लेकिन शिवसेना के लिए तो और भी ज्यादा परेशानी वाली स्थिति है। यहां पर देखिए आप, पहले किंग मेकर अब खुद किंग बन जाना चाहते थे। ये बातें कहनी पड़ रही हैं क्योंकि जो तस्वीरें कल आ रही थी वो कुछ और बयान कर रही थी और अब सब कुछ बदल चुका है। एक लक्षात घ्या सर, हिंदी में